तो आपका लीड तो क्रिएट हो गया। अब उसके आगे का स्टेप समझते हैं कि लीड में से अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगा या अपॉर्चुनिटी बनाने के और कितने तरीके हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और ये वाला आप देख रहे हैं वीडियो 2.3। चैप्टर का नाम है मैनेजिंग सेल्स इन संगम सीआरएम और कोर्स का नाम है सर्टिफाइड संगम सीआरएम यूज़र। अच्छा, अगर आप इसी वीडियो पे डायरेक्ट जंप कर रहे हैं ना और पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो देखना। सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे 2.1 वाले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। फर्स्ट चैप्टर तो पूरा का पूरा ही ऐसा है जो बहुत सारे टिप्स है, तो इन सबको इग्नोर मत करना। आप व्यवस्थित देख के फिर यहाँ आइए। बहुत बार ऐसा लगता है कि लेट मी जंप इनटू द एक्शन, तो ये लेट मी जंप इनटू द एक्शन मत करना। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम ये समझेंगे कि लीड में से अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी में कौन सी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं, और अगर आप अपॉर्चुनिटी ब्लैंक से क्रिएट करेंगे तो क्या क्या करना पड़ता है। अलग अलग तरीके समझते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के, वेब के भी और मोबाइल के भी। और उसके बाद ही आप अपॉर्चुनिटी पे फॉलोअप किस तरह से करोगे और अपॉर्चुनिटी का एंड रिजल्ट क्या आता है, यहाँ तक का हम लोग बातचीत कर लेंगे। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का एंड रिजल्ट इसी वीडियो में नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद का वीडियो आने वाला है कोटेशन मैनेजमेंट। तो हम कोटेशन मैनेजमेंट पे जाएंगे, उसके बाद इसका एंड करेंगे। और एंड करने से पहले हम लोग ये भी बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और अपॉर्चुनिटी का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको सारे सवाल का जवाब इसी वीडियो में नहीं मिलता है तो धैर्य रखिए, इसका आगे का वीडियो ज़रूर देखना। फिर FAQ का बात करेंगे हम लोग ये Q&A सेशन में कि क्या क्वेश्चंस आते हैं लोगों को अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल के ऊपर। अब सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग लीड इनटू अपॉर्चुनिटी। तो आइए डेमो देखते हैं। तो ये वाला अपना लीड है लाला अमरनाथ का। अब इनसे बातचीत हुआ और मुझे लगा इट वाज वेरी सक्सेसफुल, तो इसका तो अभी अपॉर्चुनिटी बनता है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कन्वर्ट लीड। जैसा मेनू सिस्टम यहाँ पर है सेम का सेम मोबाइल में है, तो आप मोबाइल से जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल भी, लेकिन मोबाइल में भी सेम है। लॉजिक इधर समझ गया तो मोबाइल में भी समझ जाएगा, बट वो स्क्रीन थोड़ा अलग दिखता है, छोटा है ना, इसलिए। तो जैसे ही मैं कन्वर्ट लीड पे करूँगा, तीन चीज़ें होगी। एक, अपॉर्चुनिटी बनेगा। दूसरा, या तो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करोगे या कॉन्टैक्ट नया बनाओगे। तीसरा, या तो कंपनी सिलेक्ट करोगे या कंपनी नया बनाओगे। तो ये तीन काम करने होते हैं अपने को। इसके अलावा भी कुछ लोग और काम करते हैं, उसके ऊपर आपका एडमिन डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अब या तो मैं कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ या सर्च कर सकता हूँ, तो मैंने बोला है क्रिएट करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। एग्जिस्टिंग कोई कंपनी हो वहाँ से अगर लीड आया है तो मैं सिलेक्ट करता। तो जितना डेटा आपका CRM में लीड्स मॉडल में डाला था वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कंपनी का डेटा आ गया, फिर पर्सन का, उस व्यक्ति का सारा डेटा आ गया, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी बननी है उसका भी जो जो डेटा वहाँ था वो आ गया। अब आप अपॉर्चुनिटी बनाते ना तो कुछ और चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी का नाम क्या होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का नाम तो रखना पड़ेगा ना, तो आइडियली ये रखना चाहिए कि मान लो आप उसको टेक्सटाइल मशीन बेचने वाले हो, तो अपॉर्चुनिटी का नाम ऐसा आना चाहिए कि 2 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी फॉर लाला अमरनाथ एंड कंपनी। तो इससे ना क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी का नाम पढ़ के ख्याल आएगा कि ये कितने रुपए का है, ये क्या है। खाली आप अपॉर्चुनिटी नंबर से नहीं ख्याल कर पाओगे, नंबर कैन बी ए डिफरेंट फील्ड। तो यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ 2 यूनिट्स ऑफ हार्डवेयर फॉर LA एंड कंपनी। इधर से ख्याल आ जाएगा कि क्या है। अच्छा, यहाँ से हम ये सिलेक्ट करते हैं कि ये नया बिजनेस है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास से वापस बिजनेस आ रहा है। और ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में ये रहता है कि आप नया कस्टमर कितने लाए वर्सेस अपने पुराने कस्टमर के पास से धंधा कितना लाए। और ये बाइफर्केशन मिलेगा ना, ये बिजनेस की ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर से आपको एनालिसिस मिलना चाहिए। तो अगर ये आपके टीम के लिए एकदम अनइम्पॉर्टेंट है तो ही इस फील्ड को छोड़ना, अदरवाइज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी फील्ड काम का है उसको आपने डिफाइन करना चाहिए। अब अकाउंट रिलेशनशिप में हमने कॉम्पिटिटर है। अब अकाउंट रिलेशनशिप पहले था ही नहीं, लीड मॉड्यूल में नया आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्रोस्पेक्ट है हमारे, सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे ये प्रोस्पेक्ट है। लीड सोर्स रेफरेंस था जो हमने वहाँ सिलेक्ट किया था वो यहाँ आ गया। प्रोडक्ट कैटेगरी हार्डवेयर एज इट इज़ रहा। सेल्स स्टेज हम डिफाइन करते हैं।
अब यहाँ की जो सेल्स स्टेज है ना, उसका आप खास बात देखिए, हर चीज़ जो हो गई है वो लिखा है। तो सबसे पहला स्टेज क्या आएगा? क्वालिफिकेशन डन। दूसरा स्टेज क्या आएगा? कोटेशन गिवन। तीसरा स्टेज क्या आएगा? नेगोशिएशन डन। अब ये नेगोशिएशन या रिव्यू है ना, ये डन हो जाता है तो जनरली ऑर्डर मिल जाता है। तो ये नहीं रखना है तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन रखना है तो रख सकते हैं कि भाई आपको मालूम पड़े कि भाई कोटेशन वगैरह सब दे दिया है और अभी मगजमारी चालू है नेगोशिएशन का, ठीक है। फिर ऑन होल्ड जाता है कभी कभी कि भाई हाँ चाहिए लेकिन अभी नहीं, आप जनवरी में आना, ठीक है, या तो आपको ऑर्डर फिर मिल जाएगा या तो फिर ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो क्लोज्ड वन या क्लोज लॉस्ट, तो इधर हम लोग स्टेटस रखेंगे या स्टेज रखेंगे क्वालिफिकेशन डन। एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना रखेंगे? तो ऐसा रखते हैं कि 1.5 लाख रुपए का रखते हैं। और क्वांटिटी कितनी है? 2। फॉलोअप डेट कब करना है? तो अब लाला जी ने कहा है कि बेटा आना 8 दिसंबर को, ठीक है, कितने बजे? तो अब सीधा इधर से भी चेंज कर सकते हैं, 11 बजे, राइट। और इसके अलावा फॉलोअप टाइप कैसा करना है? जाके सीधा डेमो दिखाना है। एक्सपेक्टेड क्लोज डेट, ये ना इम्पॉर्टेंट है, अमाउंट कितना होगा और डेट कौन सा होगा। तो ये दोनों चीज़ जो सेल्स पर्सन को लगता है ना वो एंटर करेगा, और जितनी बार ज़रूरत पड़ता है उतनी बार चेंज करेगा। ये बड़ा नॉर्मल है। अगर आप जैसे अपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि जब आप क्वालिफिकेशन करने के बाद अपॉर्चुनिटी को फॉलो करते हैं तो जैसे जैसे आगे बात बढ़ती है ना, आपको मालूम पड़ते जाता है कि एग्जैक्ट क्या अमाउंट का होगा और कब तक होगा। तो अभी तो अपने को मालूम है, देखिए 2 हार्डवेयर बेचना है तो 1.5 लाख रुपए का है, और यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ कि ये लगभग है ना दिसंबर की 15 तारीख तक क्लोज़ होगा, ऐसा अभी मुझे लगता है। तो आई सिलेक्ट दिसंबर 15। आगे जाके ये लगने में फ़र्क पड़ा तो फ़र्क भी होगा, और ये सब हो गया। देन आई विल से सेव। अब जैसे ही मैं सेव को क्लिक करूँगा ना तो ये तीनों रिकॉर्ड भी बन जाएंगे और आपस में उनका रिलेशनशिप और लिंकिंग है वो भी हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सब कुछ हो गया। तो ये लीड लाला अमरनाथ जो है दैट हैज़ बीन linked with a newly created company called LA and Company, which has been linked with a newly created contact called लाला अमरनाथ, और नया अपॉर्चुनिटी भी बन गया है। अब देखते हैं कि यही काम मोबाइल से कैसे होगा। तो आइए अब उसी लीड को या दूसरी एक लीड पकड़ते हैं और उसको करते हैं कन्वर्ट मोबाइल से। तो कपिल देव को सिलेक्ट करते हैं, तो कपिल देव का लीड ओपन हो गया, जैसे मोबाइल पे उधर हुआ था वैसे ही यहाँ हुआ। और अब इसको मैं बोलता हूँ कन्वर्ट लीड। तो जैसे उधर दिखा था ना कि कंपनीज, कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ 3 बनेंगे, वैसे यहाँ पर भी 3 बनेंगे। और जो जो नीचे सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो केडी इंडस्ट्रीज़ का इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्री टाइप। वेबसाइट अगर आपको मालूम है तो लिखना, नहीं मालूम है तो नहीं लिखना। और अगर ज़रूरत नहीं ना फील्ड का तो आपके एडमिन को बोलना कि वो फील्ड निकाल दे। अब कपिल देव के बारे में जितना भी लीड में इंफॉर्मेशन था वो यहाँ अपने आप आ गया और कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। ये सीईओ है, मतलब बॉस है। फिर अकाउंट टाइप में प्रोस्पेक्ट आएगा क्योंकि नया है, और अपॉर्चुनिटीज़ में जो अपने पहले बात हुआ था वो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं कि 5 यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर या जो भी आपका प्रोडक्ट है फॉर केडी एंड कंपनी। अपॉर्चुनिटी टाइप कैसा? नया, या हो सकता है कि अगर जुना है तो फिर एग्जिस्टिंग लिखिए, तो न्यू बिजनेस हुआ। सेल्स का स्टेज, इनको क्वालिफिकेशन भी हो गया है और कोटेशन देना है, तो मैं क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करूंगा, मतलब अगला कोटेशन देना है, सीधा ही समझ में आता है। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कोटेशन दे दिया है तो एक टास्क नहीं बनना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन हो गया है तो एक टास्क नहीं बनना चाहिए कोटेशन भेजने के लिए। भाई सेल्स पर्सन ये रोज़ देखेगा ना, उसको मालूम है ना, ये उसका काम है, तो ही डजंट नीड टू बी रिमाइंडेड अबाउट हिज वर्क ऑन ए डेली बेसिस। जब अगर वो ये रोज़ इस डैशबोर्ड को देखता है तो दिख जाएगा कि इतने अपॉर्चुनिटीज़ में क्वालिफिकेशन हो गया है तो कोटेशन क्यों नहीं भेजा। सीधा बात है। तो वो उसमें ना आप उस चक्कर में मत पड़ना कि इसका रिमाइंडर करो, उसका रिमाइंडर करो। और दूसरा एक बात बोलता हूँ, अगर मान लो ऐसा हो कि आप सो गए हो और आपको 5:30 बजे उठना है और आप अलार्म लगाने वाले हो, कितने अलार्म लगाओगे? एक ही लगाओगे। एक से ज़्यादा लगाए तो क्या होगा? योर माइंड गेट्स ए सिग्नल कि और बहुत बजने वाले हैं, इनको इग्नोर करके सो जाओ।
CRM में एग्जैक्टली ऐसा होता है, मैंने पर्सनली देखा है बहुत से लोगों को ऐसा होते हुए। तो बहुत सारे रिमाइंडर नहीं आने चाहिए आपको। प्रोडक्ट कैटेगरी समझो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया, एक्सपेक्टेड अमाउंट 5 लाख का, क्वांटिटी कितनी है 5, ऊपर हमने सिलेक्ट किया था 5 यूनिट्स, और फॉलोअप डेट कब का होने वाला है, तो इनको मिलना है सीधा ही 2 दिसंबर को दोपहर के 4 बजे, मतलब 16 बजे। ओके, फॉलोअप टाइप क्या होगा, सीधा मीटिंग है। एक्सपेक्टेड क्लोज डेट इन्होंने कब बोला है, इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज है कि 30 तारीख तक जाएगा। अब जब भी एक्सपेक्टेड क्लोज डेट डालना ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, हमेशा उस महीने का लास्ट डेट पकड़ते हैं या उस क्वार्टर का लास्ट डेट पकड़ते हैं। तो ये गलत बात है। आपको क्या सच में लगता है कि वो लास्ट दिन को पीओ देने वाले हैं? नहीं ना। तो आपको जो लगता है ना वो डालिए। चेंज करना पड़ेगा तो कर डालना, उसमें घबराने वाला बात नहीं है। दैट यू कैन ऑलवेज डू। अब मैं सेव कर लेता हूँ। तो जो स्टेप्स ब्राउज़र में आपने देखे थे कि 3 नए रिकॉर्ड क्रिएट हुए, वो एक साथ लिंक हो गए, ये सब कुछ यहाँ होगा। आप इधर देख सकते हो कि ये पूरा बन गया है। केडी कॉरपोरेशन का कंपनी बना, कपिल देव का कॉन्टैक्ट बना और अपॉर्चुनिटी भी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो कन्वर्ट किया, तो नया क्रिएट करते हैं, वो कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो नया क्रिएट करने का कितना तरीका होगा, एक तो आप अपॉर्चुनिटीज़ में जाइए और क्रिएट बटन को क्लिक करिए। यहाँ पे तरीका सेम होगा। मान लो ऐसा काम करते हैं कि यही कपिल देव का मुझे और एक इंक्वायरी आया, तो मैं बोलूँगा कि 10 यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर केडी, और यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम सिलेक्ट करना है। इधर ऐसा है कि आप टाइप करोगे ना तो भी मिल जाएगा। अब कपिल लिखा तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि कंपनी का नाम कपिल नहीं था, कंपनी का नाम केडी है। ठीक है, व्यक्ति का नाम कपिल देव था, तो केडी लिखोगे तो मिल जाएगा। क्लिक कर लो, प्रोडक्ट कैटेगरी वापस सॉफ्टवेयर है, क्वांटिटी अब की बार 10 है, एक्सपेक्टेड अमाउंट 10 लाख रुपए का है, और एक्सपेक्टेड क्लोज डेट है ना, ये जनवरी का है, तो जनवरी का लिखेंगे 13 तारीख। और सेल्स स्टेज अभी क्वालिफिकेशन हो गया है। और कमेंट्स और हिस्ट्री में वही लिखेंगे कि ड्यूरिंग लास्ट मीटिंग ये नया चीज़ मालूम पड़ा। मान लो ये सॉफ्टवेयर का नहीं हार्डवेयर का है, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर का आया था, और ये हार्डवेयर का कोई और देखने वाला है। तो और कोई देखने वाला है तो क्या करेंगे, आप इधर नाम हटा के उस व्यक्ति का नाम डाल दोगे। तो ये स्क्रीन पे ना हमने 3-4 चीज़ें सीखी अलग थी, जो कि जब भी आप दूसरे किसी प्रोडक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी आता है तो आप नया अपॉर्चुनिटी बनाते हो, उसी अपॉर्चुनिटी में चेंज नहीं करते। अगर ये इंक्वायरी सॉफ्टवेयर का ही हुआ होता तो मैं जो पहले 5 वाला है ना उसी को जाके 10 करके आता और कमेंट में लिख देता कि अभी उनको 15 चाहिए। ठीक है, और ये मैं नहीं देखने वाला हूँ, कोई और देखने वाला है, तो उसका तरीका क्या है, नीचे जो असाइन टू लिख रहा है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। राइट, तो समझो ये मेरे बॉस हैं, वो देखने वाले हैं, तो मैं उनका नाम सिलेक्ट कर लूँगा और वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एक फील्ड सिलेक्ट करना बाकी है, एंड दैट इज़ लीड सोर्स। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, भाई ये तो रेफरेंस है एग्जिस्टिंग कस्टमर का, तो दैट विल अप्लाई, और इसको कर देंगे सेव। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर वो अकाउंट नेम है वो भी आ गया है। एक चीज़ आपने देखा होगा, वो व्यक्ति का नाम नहीं आया, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में बात कर रहा हूँ कपिल देव से, तो उनका नाम आना चाहिए ना, तो ये यहाँ ऊपर नहीं आता है, वो नीचे आता है। और उसका नीचे क्यों आता है मैं उसको कारण बताता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट को, साइल से सिलेक्ट, और क्या नाम था, कपिल देव, ये रहा, तो वो सिलेक्ट हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक अपॉर्चुनिटी में, और ये B2B में ज़्यादा होता है, एक अपॉर्चुनिटी में एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है, तो वो मैनेज करने के लिए नीचे दिया गया है। इसको ना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं। टेक्निकल में मत जाना, नीचे दिया है मतलब आप एक से ज़्यादा ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर दिया होता तो एक ही सिलेक्ट कर सकते, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मान लो ऐसा है कि ये जो केडी कॉरपोरेशन का डील है 10 लाख रुपए का, उसमें बात करने के लिए कपिल देव भी रहने वाला है और उनका एक असिस्टेंट है विराट कोहली, वो भी रहने वाला है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम हो गया, इसमें कुछ आगे करना नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि कौन सी फील्ड्स खास थी। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड क्लोज डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी जिसको आपने मिस नहीं करना चाहिए।
और जैसे कि मैंने बताया ये ना जैसे जैसे आपको ज़्यादा मालूम पड़ता जाएगा ये चेंज होता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज करना। अगर आपने ये 2 फील्ड्स नहीं एंटर की है और ये अपडेट नहीं कर रहे हैं, एंटर करना तो इम्पॉर्टेंट है, अपडेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आज की तारीख में एज ए सेल्स पर्सन मुझे जो मालूम है उतना ही इन्फॉर्मेशन सीआरएम के पास होना चाहिए। मतलब सीआरएम में वो पुराना अपडेट किया हुआ डेटा है लेकिन मेरे पास कस्टमर का नया अपडेट आ गया है, मैंने सीआरएम को नहीं बताया है, देन सीआरएम इज़ यूजलेस। तो अगर आप ये 2 फील्ड नहीं डालेंगे ना, आपको सेल्स फोरकास्ट नहीं मिलेगा, और सेल्स फोरकास्ट नहीं मिलना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है, लोग एक्सेल में वो टारगेट वारगेट मैनेज करते हैं और वहीं पे कुछ ना कुछ फोरकास्ट देते हैं, फिर हुआ कि नहीं हुआ वो मगजमारी रहता है और हर बार तकलीफ होती है आपस में। बाकी के सारे फील्ड्स है ना जैसे लीड मॉड्यूल में थे इम्पॉर्टेंट, वही इम्पॉर्टेंट है। मतलब नेक्स्ट फॉलो अपडेट या प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल्स का स्टेज, ऑल दोज थिंग्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज द पहले वाला। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर भी है कि लॉस्ट रीज़न है ना, उसको आप जरूर सिलेक्ट करना। तो लॉस्ट रीज़न तो पहले भी था, उसको डेड रीज़न बोलते हैं या लॉस्ट रीज़न बोलते हैं, लीड मॉड्यूल में भी था और यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में कंटेंट अलग अलग होते हैं। और क्यों अलग अलग होते हैं, लॉजिक समझते हैं। वहाँ पे ना आपको ये मालूम पड़ता है कि मार्केटिंग की वजह से क्या गलती हुआ जिसकी वजह से वो लॉस्ट हो रहे हैं, या आपने कोई मिस्टेक किया तो लॉस्ट हो रहे हैं। और यहाँ से एनालिसिस करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो कारण निकला है ना वो पहले मालूम पड़ सकता था कि नहीं। तो क्या फ़ायदा होगा, अगर पहले मालूम पड़ जाएगा तो आपका मेहनत बच जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ कि इंक्वायरी आया कहीं से और किसी ने उसका क्वालिफिकेशन किया और फिर आपको दिया। अब वो क्वालिफिकेशन किया ना, उसमें उन्होंने प्राइस भी तो कंफर्म किया होगा ना कि सर इस प्रकार का बजट आएगा, समझो वो नहीं किया है और आपको दे दिया। फिर आप जाके मिले, प्रोडक्ट का डेमो किया, प्रेजेंटेशंस किए, कोटेशन दिया, ठीक है, और आपने बोला सर ये 10 लाख रुपए का है, और वो सामने वाला बोलता है अरे भाई मेरा बजट ही 55,000 का है। अब बताओ, ये तो पहले अवॉइड हो सकता था ना, लेकिन ये अवॉइड हो सकता है, ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा। और ये एक की बात नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सी एज ए सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर या ओनर, आपको थोड़ी हर डील में होने वाले हो, ठीक है, आपको तो डेटा ही देख के एनालिसिस करना है। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट डेटा यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज, और वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे दोस्त, ठीक है। सो इफ़ यू आर बॉस और टीम लीडर वाचिंग दिस वीडियो, वो वाला चीज़ का खास ध्यान रखना। अभी ऑटोमेटेड जो फॉलोअप का मैकेनिज्म है ना, वो जिस तरह से लीड मॉड्यूल में था वैसा ही इधर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, राइट। तो आप ज़्यादा एंगेज करेंगे तो ज़्यादा क्लोज कर पाएंगे। अब अलग अलग सिनेरियो देखते हैं, वेब पे कैसे क्रिएट करोगे और मोबाइल पे कैसे क्रिएट करोगे। तो अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी बनाने के अलग अलग तरीके कैसे होंगे। तो ऐसा है कि जितने तरीके आपने लीड में सीखे ना, वो सारे तरीके यहाँ अप्लाई होंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। उन सब जगहों पे से जहाँ से आप लीड बना सकते हो, उन सब जगहों से आप अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हो। तो मॉड्यूल मेनू में, मतलब आप मेनू सिस्टम में अपॉर्चुनिटी को क्लिक करके क्रिएट करोगे तो बनेगा, या फिर लिस्ट व्यू में प्लस करके करना है तो बनेगा, या फिर जैसे सब पैनल में से क्रिएट किया था वैसा बनेगा। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी कर सकते हो। ये एडवाइजेबल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, नहीं करना चाहिए। मतलब टेक्निकली तो इसमें अलाउ करता है सिस्टम, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपॉर्चुनिटी इंपोर्ट करते हो ना, तो उसके साथ साथ और 2 रिलेटेड रिकॉर्ड्स है सीआरएम के जो लिंक होने चाहिए, वो नहीं होंगे तो नहीं मजा आएगा। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट और कंपनी। अब ये दोनों रिकॉर्ड का लिंक नहीं बैठेगा ना अगर आप इंपोर्ट करोगे तो, एंड वी कांट रिलाई कि भाई सीआरएम अपने आप से ढूंढ के उसको कनेक्ट कर देगा। तो वो प्रोसेस है उसका, लेकिन टेढ़ा है। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में वो ज़रूरत है ही, तो आपके एडमिन को बोलना वैसा सेटिंग करके दे, वो अलग से होगा। एडमिन को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे तो हो जाएगा। बट माई एडवाइस इज डू नॉट इम्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, वो मत करना, नहीं मज़ा आएगा। और जैसे पहले कहा था वैसे ही बिना प्लानिंग के मत करना, परमिशन होगा तो ही आप कर पाओगे। अच्छा, मोबाइल से भी सेम है, जितनी जगह से आप लीड बना सकते हो उतनी जगह से आप अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हो। ओपीआर का डैशबोर्ड या लिस्ट व्यू या सब पैनल, ये सब जगह से बन सकता है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ का ना फॉलोअप देख सकते हैं। जैसे फॉलोअप अपना लीड में होता था वैसे ही फॉलोअप अपॉर्चुनिटी में भी होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो हम ये रिसेंटली व्यूड अपॉर्चुनिटीज़ के लिस्ट में आए हैं। मतलब अगर आप यहाँ आके रिसेंटली व्यूड को क्लिक करते हो तो ये दिखेगा, और मान लो उसमें से ये 10 यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर केडी, ये वाला अपॉर्चुनिटी ना, इसको देखते हैं। अभी आप जब ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना, तो इसको फॉलोअप करने का तरीका क्या होगा,
या तो आप इसको कॉल करना चाहते हैं तो इसको स्वाइप अप करिए, तो सारा रिलेटेड व्यक्ति का और बाकी सब डिटेल्स आपको दिखेगा। जैसे कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, क्लिक करिए तो रिलेटेड कॉन्टैक्ट दिखेंगे। अब ये कपिल देव दिख रहे हैं आपको, तो कपिल देव को कॉल करना है तो भी कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी किया दैट वाज चेंजिंग द व्यू, लिस्ट व्यू भी आ सकता है, कार्ड व्यू भी आ सकता है। ये कार्ड व्यू आ गया। मुझे अगर इनको कॉल करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं इधर क्लिक करूँगा, फ़ोन नंबर लिखा है उधर, या तो फिर ये कॉल वाला बटन है उसको क्लिक करूँगा। दोनों सूरतों में फ़ोन तो लग ही जाएगा। मैं इनको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, SMS करता हूँ, सेम तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया वही। अब ये नहीं करते हुए वापस आ जाते हैं और इसमें भी चेक इन चेकआउट दिया हुआ है। अब क्या होगा कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप किसी को मिले या आपने आपके ऑफिस में कुछ काम किया या समझो कस्टमर को डेमो देने में कुछ काम किया या कस्टमर के बिहाफ पे आपने कुछ POC अरेंज किया इसलिए मेहनत हो रही है, तो वो सारा डिटेल्स हम यहाँ डालेंगे। सो विल से चेक इन। सेम चीज़ होता है चेक इन पे, आपका जोग्राफिकल लोकेशन और टाइम स्टैम्प दोनों एंटर हो गया और आपका कामकाज ख़त्म हो गया। उसके बाद आप बोलेंगे चेकआउट। तो वो काम ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पे मान लो कि आपने ये जो चेक इन चेकआउट किया उसमें आपका 1 घंटे का टाइम लगा बिकॉज यू आर सेंडिंग द कोटेशन बनाया आपने और फिर वो कोटेशन भेज दिया है। कोटेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली एज पर द लास्ट मीटिंग विद द क्लाइंट एंड आई हैव सेंट द ईमेल। ठीक है, अब ये ईमेल कैसे जाएगा ये हम कोटेशन बनाने वाला सीखेंगे ना तब बात करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। उसी तरह से हम अटैचमेंट भी कर सकते हैं जैसे पहले किया था वैसे। अब की बार अटैचमेंट का मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ। आई कैन ऑल्सो डू सिग्नेचर। मैंने किसी को कुछ दिया हुआ है और सिग्नेचर लेना है तो मैं वो भी ले सकता हूँ। तो सामने वाले का सिग्नेचर आ गया और ये मैंने सेव भी कर लिया और बोलो सेव। नाउ आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व वन इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने जो चेक इन चेकआउट किया था ना उस वाले स्क्रीन के ऊपर मैंने इस अपॉर्चुनिटी का स्टेज चेंज किया था। जो क्वालिफिकेशन डन था उसमें से मैंने किया था कोटेशन गिवन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोटेशन गिवन हो गया है। तो आप जो चेक इन चेकआउट में चेंज करोगे वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। खाली याद रहे कि चेक इन चेकआउट वाला फीचर वेब पर नहीं होता है। अब ये आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद शायद ऐसा होगा कि इसको हम क्लोज कर देंगे। मान लो एक बार ये देखते हैं कि क्लोज लॉस्ट करते हो तो क्या होता है। जैसे ही आप क्लोज लॉस्ट करोगे आपको लॉस्ट का रीज़न डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे पहले कहा लॉस्ट का रीज़न ज़रूर डिफाइन करना। अभी हम ये करेंगे नहीं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो फॉलोअप हमने देख लिया, ईमेल, SMS, कॉल, व्हाट्सएप, चेक इन चेकआउट, ये सब हो गया। खास इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट फॉलोअप डेट, एक्सपेक्टेड क्लोज डेट, एक्सपेक्टेड अमाउंट, इन तीनों चीज़ों को अपडेट करते रहना। जैसे जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है CRM को मालूम होना चाहिए। आप है ना CRM को ऐसा समझिए कि आपका इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। अब आपका कोई असिस्टेंट हो तो उसको आप बताओगे नहीं कुछ तो आपको मदद कैसे करेगा, तब बताते रहना CRM को। अब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं एंड दिस क्वेश्चंस आर अगेन रिलेटेड टू द बेस्ट प्रैक्टिस। अब बहुत जन ये पूछते हैं कि ये हॉट, वार्म और कोल्ड हमको डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं। कर ही सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन बना लो, आपके एडमिन को बोलो ड्रॉप डाउन बना लेगा और उसमें हॉट, वार्म और कोल्ड रख दो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमने इसमें रखा क्यों नहीं है। ठीक है, दो कारण है। पहला तो ये कि हॉट, वार्म और कोल्ड ये वाला कंसेप्ट है ना कई दशकों पुराना है। पिछले 20-25 साल में बहुत सारे जो फॉरवर्ड कंपनीज हैं उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो हॉट, वार्म और कोल्ड है ना ये सही चीज़ नहीं बताता है। ये तब रेलेवेंट था जब सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ होता था, अब सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हॉट, वार्म और कोल्ड को यूज़ करने की जगह पे आप एक्सपेक्टेड डेट और एक्सपेक्टेड अमाउंट है ना इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। क्वालिफिकेशन स्टेप्स जो आपके कैसे हुए उसके ऊपर फोकस करिए, आपको जल्दी मालूम पड़ेगा कि ये क्लोज होने का कितना चांस है। अच्छा, दूसरा एक बात है कि व्हेन आई से कि दिस विल क्लोज इन नेक्स्ट मंथ, आई एम श्योर ना कि क्लोज इन नेक्स्ट मंथ, मतलब जो डाउट मुझे हॉट लिखने के बाद होगा वो भी वैसे ही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कमेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं ना वो पढ़ेंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा सच में हॉट है कि ऐसे ही फेंक रहा आदमी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर सो मेनी इंडिकेशंस ऑन द अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल विच विल टेल यू वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, लेकिन ज़रूरी है कि आप वो इंडिकेशंस देखें।
अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं हमको प्रोबेबिलिटी दे दो। प्रोबेबिलिटी का फील्ड है सीआरएम में, लेकिन वो हमने दिखाया नहीं है। वो आप एडमिन को बोलोगे तो आप ऑन कर देगा, तो इट्स ऑप्शनल। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कंसेप्ट इज़ कंफ्यूजिंग। ठीक है, एज ए सेल्स पर्सन मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी क्लोज होने का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो अब मैनेजर लोग होशियार होते हैं, वो लोग उसका दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। वो बोलते हैं काम कर, तू सेल्स स्टेज लिख, प्रोबेबिलिटी सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा। ये भी गलत है। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। मान लो एक सुरेश है और एक रमेश है। तो सुरेश अनजान व्यक्ति है, ठीक है, और इसके साथ आपने क्वालिफिकेशन कर दिया है, कोटेशन भेज दिया है, प्रोडक्ट का डेमो बता दिया है, ये सब कुछ हो गया है और नेगोशिएशन पे है। और जो रमेश है ना, इसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ये आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है। और ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इसने सिर्फ आपको मांगा था और अपने क्वालिफिकेशन किया है। मतलब यहाँ पे 4 स्टेज बीत चुके हैं, यहाँ पे पहले स्टेज में है। कॉमन सेंस लगा के बोलिए किसका चांस ज़्यादा है, राइट? तो ये स्टेज पर से अपॉर्चुनिटी का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना ये हर बार सही नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि धंधा करना ना तो धंधा करना चाहिए, खाली पीली अंग्रेजी में फंस के यहाँ वहाँ का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर आपका टीम सच में समझता है और यूज़ कर सकता है तो ज़रूर यूज़ करिए, वरना आपका वक्त बिगड़ेगा। बहुत से लोग ना अपॉर्चुनिटी में मार्जिन्स और ग्रॉस प्रॉफिट और इस सब का फील्ड डालते हैं। ये आप डाल सकते हैं, फील्ड है, ऑप्शनल रखा है हमने। आप एडमिन को बोलोगे तो डाल देंगे। ध्यान ये रखना है कि ये फील्ड डाल के तभी ही फ़ायदा है जब उसका उपयोग होने वाला है, और उपयोग तभी ही हो सकता है जब आपके सेल्स पर्सन को मालूम हो कि इस फील्ड का मतलब क्या है, और सेल्स पर्सन को मालूम हो कि हर डील जो वो बात कर रहा है उसके ऊपर कंपनी का मार्जिन कितना है। नाउ इफ़ देर आर ग्रे एरियाज इन दैट तो नहीं काम आएगा। आई हैड मेट ए कस्टमर जिन्होंने बोला कि मुझे अपॉर्चुनिटी पे मार्जिन का फील्ड चाहिए, और मैंने उनको पूछा आपके सेल्स पर्सन को मालूम होता है मार्जिन कितना है? बोला नहीं, हम उसको नहीं बोलते। अगर आप, मैं सेल्स पर्सन हूँ, मुझे बोल नहीं रहे हो कि मार्जिन कितना है, तो हाउ आई विल पुट देयर? तो खाली रह जाएगा फील्ड, तो सीआरएम का उपयोग ही नहीं होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कोटेशंस कैसे बनाते हैं, और ये कोटेशंस का पूरे सेल्स की स्टोरी में इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं।